जब से ये गवर्नमेंट बनी है 6-8 महीने हुए हैं, अपनी नाकामियों को ये छुपाने के लिए कभी ये स्टेटहुड का राह बनाते हैं, कभी 370 का, और अब नया शोशा इनका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। मिनिस्ट्री इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, डिपार्टमेंट्स इनके हैं, पैसा इनके पास है, लेकिन जो वादे इन्होंने किए थे, जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए, गैस सिलेंडर हो, चावल हो, बिजली हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जितने भी वादे किए वो आज तक फेल रहे उनको निभाने के लिए। इसलिए अब जो ठेकरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर पे वो थोप रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे हैं इनके पास और उनको छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक जो पंचायत इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का बेसिक जो पिलर है, वो यही पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है। उसके जरिए बहुत ज्यादा डेवलप 9 सालों में हमने की है, लेकिन बदकिस्मती से आज की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं, और जो नरेगा वाले हैं, मनरेगा वाले हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हम आपकी बात जरूर एडमिनिस्ट्रेशन 140 करोड़ लोगों के साथ वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी चले और उन्होंने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसको हम कह सकते हैं कि आज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अकाउंटेबिलिटी है, रीजनेबल गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। जहां पहले भारत में घोटाले हुआ करते थे, आज इनोवेशन होती है। 2014 से पहले जहां देखते हैं यहां घोटाले होते थे, लेकिन आज भारत इनोवेशन कर रहा है, आज भारत ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब 2014 के बाद पॉसिबल हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है। 2014 के बाद अगर देखेंगे, सबसे पहला जो नारा था वो देश के वजीर जनाब नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबके विश्वास को लेके चले, सबका विकास किया। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं की, उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की। अगर आज आयुष्मान कार्ड किसी के जेब में है, वो हिंदू के जेब में भी है, वो मुसलमान के जेब में है, वो सिख के भी जेब में है, क्रिश्चियन के भी जेब में है। पहले जहां हम इलाज नहीं कर पा रहे थे, डरते थे कि इतना एक्सपेंसिव है, आज उसी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके हम इलाज करते हैं, लेकिन पैसा मोदी जी देते हैं। ये एक इनकलाबी कदम जो हेल्थ सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दे दिया, और जम्मू कश्मीर जो वाहिद स्टेट है जहां 100% आयुष्मान कार्ड सबको मिला है। कोरोना काल में अगर आप देखेंगे, इस सदी की सबसे जो बड़ी बीमारी थी वो कोरोना थी। ये एक ट्रेजेडी थी, त्रस्ती थी जो सारी दुनिया ने देखी है, लेकिन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन पे ध्यान देके वैक्सीन को बनवाया, और 150 देशों को यह वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, और 40 देश उसमें ऐसे हैं जहां वो मुफ्त उनको दिया गया। और यहां जितने भी भारत की शहरी है, जितने भी भारत की आबादी है, उनको एक नहीं 2-2 बार वो डोज दिया गया, जबकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कंपेनिंग भी चलाई थी कि इस वैक्सीन को ना लिया जाए। लेकिन वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, वो पेश रहे, और इस महामारी से देश को निकालने के लिए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने साइंटिस्टों, अपने डॉक्टरों का इस्तेमाल करके देश को इस महामारी से बचाया। दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से आज तक जो मुफ्त राशन यहां के गरीबों को मिल रहा है, एआई वाले, बीपीएल वाले, जिस तरह से इन 7-8 सालों में ये अभी उनको मिल रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और आज वही गरीब, जिस गरीब को कल तक और ज्यादा गरीबी मिलती थी, और कांग्रेस हमेशा नारे देती थी गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीबों को हटाया, और आज 17 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको गरीबी की सतह से ऊपर उठा के आज एक नॉर्मल लाइफ, एक आसान लाइफ, एक मिडिल क्लास में उनको लाया गया है। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो 11 साल है, इनको 15 या 20 मिनट में बयान करना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। या महज हम कुछ आर्टिकल या अखबारों में 10-15 पेज लिखिए इसको, ये इम्पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है, भारत की तरक्की हुई है, भारत ने दमखम पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, या इससे पहले
जिस तरह यहाँ दहशतगर्दी हमले हुए थे, लेथपोर अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा हमने, एयर स्ट्राइक की, और आज जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो अपना दमखम दिखाया, आज दुनिया भारत की ताकत, भारत की सोच, भारत की इनोवेशन, भारत की ट्रांसफॉर्मेशन और भारत की ताकत को सलाम करता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे देखिए, महबूब बेग साहब अच्छी तरह से जानते हैं अमन कैसा है और आज कैसे वो निकलते हैं, और इवन के राहुल गांधी साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कश्मीर में अमन कैसा है। लाल चौक में जाके चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और महबूब बेग भी यार तजाद है पीडीपी के स्टेटमेंट। कल उनका एक स्पोक्स पर्सन और उनका एक लीडर कहता था कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, और आज महबूब बेग साहब कह रहे हैं पीस नहीं है। महबूब बेग साहब, न स्टोन पेल्टिंग है, न हड़ताल है, न कैलेंडर है, न कोई रुकावट है, इसी को पीस कहते हैं। मुझे नहीं पता महबूब साहब किसको पीस कहते हैं, मुझे ये पता नहीं। जामिया मस्जिद का जो मसला है, देखिए एक सिक्योरिटी इशू है, और भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जामिया मस्जिद में लोग जाए, वहां नमाज पढ़े, लेकिन ये सब कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही होता है। एजेंसियां हमसे बेटर जानती है, और ये वही जामिया मस्जिद है, ये वही जामिया मस्जिद है जहां मरहूम डीएसपी अयूब पंडित की लीटिंग की गई थी। सिक्योरिटी एजेंसियां इसको देखती है, हमें सिक्योरिटी पे ही देखना चाहिए, लेकिन हमारी भी चाहत है कि हम वहां जाके नमाज पढ़ें। रिजर्वेशन बिल के हवाले से एक रिएक्शन क्या कहना चाहिए? 6 महीने हो गए, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। देखिए, जो पिछड़े क्लासेस है, एसटी हो, एससी हो या ओबीसी, उनको मोदी लड़ वाली गवर्नमेंट में ही रिजर्वेशन मिली है, और हम इस बात पे कमिटेड है कि उस रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी, क्योंकि पिछले 70 साल तक जो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्राइक की, पहाड़ी और ओबीसी कम्युनिटी, उनको भी इस बार रिजर्वेशन मिली, पहाड़ियों को भी और ओबीसी कम्युनिटी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हम चाहते हैं कि जो पिछड़े क्लासेस है, जो जमीन सबसे गरीब लोग हैं, आखिरी लाइन में लोग हैं जिनको हम गरीब कहते हैं, उनको भी पढ़ने का हक है, उनको भी नौकरी करने का हक है, उनको भी बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचने का हक है, और उनकी रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रहुल्ला के बीच में थोड़ा सा तानाशाही इस हवाले से, देखिए, ये कोई छुपा नहीं है, दो ग्रुप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आगा वाला ग्रुप और उमर साहब का ग्रुप। एक तो ये हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है ये एक गेम प्लानिंग है, अंडरस्टैंडिंग है इन दो के दरमियान, क्योंकि न तो 12 गैस सिलेंडर मिले, ना आपको मुफ्त चावल मिला, ना आपको फ्री बिजली मिली, बड़ी कमिटमेंटें उन्होंने इलेक्शन के दौरान की थी। अब लोगों का जो ध्यान है, अब लोग डिमांड करें उस बात की, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आगा रोला साहब और उमर साहब अलग अलग स्टेटमेंट देके कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज कर